आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सारणी के गुणधर्म, ठीक ना। सारणी के गुणधर्म इसके गुणधर्म क्या हैं? सारणी के गुणधर्म, इसके गुणधर्म क्या हैं, ठीक ना। तो ये आपको बताने की बात है। नंबर 1 है, चलो लिख लो सब लोग। नंबर 1, नंबर 1 लेते हैं, यदि किसी सारणी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात सुनो, एक बात यह दिमाग में रखो, यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए देख लेते हैं। जैसे कह रहा कोई सारणी अगर है, मान लेते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 कह रहा है अगर इसके पंक्तियों को स्तंभ कर दिया जाए, अर्थात A1, A2, A3, फिर B1, B2, B3, C1, C2, C3 कह रहा है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाह भाई वाह, क्या बवाल है ससुरा। देखो आप कह रहा है यदि इसके पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया जाए, इसके सारणी में कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। जितना हल इसका आएगा उतना ही हल क्या होगा, इसका आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसकी दूसरी कंडीशन ये है, इसका दूसरा नियम लिख लो। यदि किसी सारणी की दूसर का है, यदि किसी सारणी के आसन्न माने होता है जुड़ा हुआ, 2 आसन्न पंक्तियों या स्तंभों, सारणी के 2 आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को आपस में परस्पर बदल दे तो
सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, परंतु सारणी के संख्यात्मक मान में कोई फर्क नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि संख्यात्मक मान उसका क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे एक कोई सारणी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। कह रहा है यदि कोई आसन्न दो पंक्ति, जैसे यह एक पंक्ति है और यह एक पंक्ति है, इन दोनों पंक्तियों को आपस में चेंज कर दिया जाए, तो जैसे मान लेते हमने चेंज कर दिया इसको, ये हो जाएगा B1 B2 B3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3। कह रहा है अगर ऐसा कर दिया जाए तो कह रहा है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन, जितनी सारी इसका मान होगा वह उतना ही इसका भी होगा। लेकिन अगर इसका चिन्ह धनात्मक है तो इसका चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अच्छा है, इसको स्तंभ को चेंज कर दो आप, जैसे हमने पंक्ति को चेंज किया, स्तंभ को चेंज कर दोगे। जैसे मान लेते हैं कि A2 B2 C2 A1 B1 C1 और A3 B3 और C3। कह रहा ऐसा अगर हो जा रहा है तो इसके में भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यह ऋण है तो ये कैसा हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक ना, इसके भी मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, या कह सकते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा। ठीक ना, ये भी ऋण हो जाएगा। मिटा दे यार इसको, हिस्सा लिखा गया है इससे पूरा। इसके भी मान में कोई क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। राइट, क्लियर, समझ में आएगा सबको। देखो अगले पॉइंट तीसरी वाली है, नेक्स्ट नोट कर लिए। देखो इसका जो तीसरा नियम है वो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में सॉरी यार, किसी सारणिक में ना हो, आव्यूह क्यों आ रहा है, किसी सारणिक में दो आसन्न पंक्तियाँ, आसन्न माने जुड़ी हुई, आसन्न पंक्तियाँ या स्तंभ या दो आसन्न स्तंभ सर्वसम हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है, तो उस सारणी का मान शून्य होता है, का मान शून्य होता है। मेरी बात सुनो ध्यान से। कह रहा है यदि कोई एक आव्यूह हो, इसकी दो पंक्तियाँ जो सर्वसम होने सटी हुई दो हो, जैसे अगर ये हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर कह रहा ऐसा है तो इसमें यह अगर पंक्ति और यह पंक्ति दोनों एक ही अंक हो जाए, अर्थात एक ही अंक का मतलब दोनों एक ही हैं।
जैसे अगर मतलब कि ये अगर इतना लिखा हुआ है और यही जो है ये भी हो, यही जो पंक्ति है वो वही सेम हो, अर्थात A1 A2 A3। अगर दो पंक्तियाँ सर्वसम हैं या दो स्तंभ सर्वसम है तो इसका मान क्या होगा? 0। इसका मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। या मान लेते हैं कि A1 B1 C1, फिर A1 B1 C1, फिर उसके बाद A3 B3 और C3 हो तो भी इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दो स्तंभ क्या है? सर्वसम है। क्लियर? शारीरिक में यह पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान हो तो सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक, इसका चौथा है नेक्स्ट। हाँ, रुक जाए, चलो भाई रुक जाए, देखो है आगे बढ़े। देखो इसका चौथा, ये तीसरा था ना जी? है चौथा था, ये चौथा था, चौथा अब रहेगा। कह रहा है कि यदि किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभों में किसी एक संख्या से गुणा किया जाए तो उस संख्या का पूरी सारणी में गुणा हो जाता है, अर्थात पूरी सारणी क्या हो जाती है? उतने गुना हो जाती है जिससे गुणा किया जाता है। ठीक है ना? लिख लेते हैं, यदि किसी सारणी में यम से यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभों में किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तब उस संख्या का पूरे सारणी में गुणा हो जाता है, पूरे सारणी में गुणा हो जाता है। में गुणा हो जाता है। गुणा हो जाता है तो उस संख्या का पूरे सारणी में क्या होता है? गुणा हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, A1 इंटू मान ला के A2 A3, B1 इंटू के B2 B3, C1 इंटू के C2 C3। कह रहा है अगर किसी भी स्तंभ में, चाहे किसी भी पंक्ति में, पंक्ति का मतलब इसमें गुणा कर दिया जाए तो इसका पूरे सारणी में गुणा हो जाता, अर्थात के लिख सकते हैं आप, और इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। कह रहा है कि उस के का मान जो है पूरे में क्या हो जाएगा? सारणी में गुणा हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखिए। एक चीज़ और बात रखे रहिएगा दिमाग में थोड़ा, यदि अगर इसके पंक्ति में, जैसे ये
स्तंभ में हमने गुणा किया, अगर इसके पंक्ति में गुणा करें जैसे A1 के A2 इंटू के A3 इंटू के, और ये B1 B2 B3 C1 C2 C3, कह रहा है इसका भी k का सब में गुणा हो जाएगा, अर्थात k हो जाएगा, और ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, पूरे सारणी में क्या हो जाएगा, k का गुणा हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? आगे कौथरा लोई पांचवा देखिए। पांचवा कह रहा है यदि कोई सारणिक हो और उसके किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी पंक्ति, यदि किसी सारणिक में लिखो, किसी सारणी में किसी सारणिक में किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी पंक्ति या स्तंभ में, किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में प्रत्येक अवयव में दो अवयवों का योग हो, स्तंभ के यहाँ लिखना के, किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव किन्हीं दो अवयवों का योग हो, किन्हीं दो अवयवों का योग हो, किन्हीं दो अवयवों का योग हो, तो उस सारणी को उसी क्रम में, उस सारणी को उसी क्रम में तो सारणी के उसी क्रम में दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दो सारणिकों के उसी क्रम में योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे अगर A1 A2 A3 और प्लस A4 B1 B2 B3 और प्लस B4 C1 C2 C3 प्लस C4, अगर कह रहा है इस क्रम में लिखा जाए तो, ठीक है। अगर कह रहा है यह योग हो तो इसको कह रहा है दो सारणियों के रूप में चेंज किया जा सकता है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और एक और सारणी लिखी जा सकती है A1 A2
A4 B1 B2 B4 C1 C2 और C4 कह रहा है इन दो साड़ियों को योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इन दो साड़ियों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगला देखो, छठा नंबर। छठा नंबर लिखो सब लोग। यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के यदि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ की अवयवों में किसी संख्या से गुणा करके में किसी संख्या से गुणा करके दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो नए सारणी का मान वही रहता है अर्थात सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक सारणी के A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 कह रहा है इसके स्तंभों को या पंक्तियों को जोड़ दें। जैसे मान लें लिख दिए A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 फिर A2 B2 C2 A3 B3 और C3 कह रहा है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, अगर इनके स्तंभ हमने स्तंभ ले रखे हैं, दो स्तंभों को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए, चाहे दो पंक्तियों को आपस में जोड़ देंगे या यह जोड़ कर किसी संख्या से घटा भी देंगे तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक ना, या जोड़ दें इकट्ठा
फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, प्रश्नावली में 4.1 का पहला सवाल है, कह रहा है एक सारणिक दे रखा है, सारणिक कितना दे रखा है भैया, 1 4 7 1 4 7 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 9 में कह रहा है में नंबर 1 है इसका, नंबर 1 क्या है, अवयव 1 6 तथा 7 के लघु घटक। और पहला है अवयव 1 6 एवं 7, 1 6 एवं 7 के लघु घटक माइनर। ज्ञात करो। देखो अगर 1 का कहेगा, देखो आप जैसे मान लें 1 का लघु घटक है, 1 का लघु घटक जो होगा, ठीक है, देखना आप 1 लोगे तो जो इसकी पंक्ति को और इसके स्तंभ को छोड़ दोगे तो बचा क्या, ये यानी कौन बचा, 5 8 6 9, किसका बचा, ये 1 का लघु घटक है। 1 को लेंगे तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये दोनों बच गए। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, अब 3 गुणा करेंगे, 9 5 45 और माइनस 6/48, अर्थात कुल मिला जाए कितना हो गया, -3। ये आंसर हो गया। ठीक, अगला कितना है, 6 का लघु घटक, लघु घटक जो होगा 6 कौन है, ये वाला है, देखो ये वाला है, देखो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये ख़त्म, बचा कितना है, 1 7 2 8, 1 7 और 2 8 बचा। मेरी बात समझ रहे हो। देखो आप ये 6 लिए तो 6 की पंक्ति और 6 की स्तंभ खत्म, बचा ये 1 7 2 8। ठीक, देख लो आप, फिर उसके बाद ये हो जाएगा -8 करने 8 और 7 दूना के 14, यानी माइनस पहले है। ठीक है, -8 में -14 में से, यानी 14 में से पहले 8 घटा लो, ये माइनस है, ये माइनस बचेगा, कुल मिलाकर प्लस हो जाएगा। और 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा जी, 6, कितना बचेगा 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद किसका है, 7 का लघु घटक है। 7 का लघु घटक आप समझे गए होंगे। 7 का लघु घटक, देखो आप पहली बात प्लस माइनस प्लस, तो पहली बात प्लस होगा, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ खत्म, तो बचेगा 2 5 3 और 6, यानी 6 दूना के 12 माइनस 5 3 15, कुल मिला के -3, ये आंसर। ठीक, इस तरह से इसे आप लगाएंगे और कोई दिक्कत। ठीक है, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। आप लोग